चलिए वेक्टर्स टॉपिक में अभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 4.5 जो कि है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। Let vector A and vector B be any two non-zero vectors in a plane with different directions. And let A be another vector in the same plane. एक A स्मॉल a हो गया, एक B हो गया। तो वेक्टर A को हम दो वेक्टर्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहली बात तो रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है मेरे हिसाब से वो लिख लीजिए। हम ये मान सकते हैं कि एक वेक्टर जो है ना वो दो छोटे वेक्टरों से मिलके बना है। तो आप सीधे लाइन लिख दीजिए, हेडिंग है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, और फिर लिख दीजिए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर process of splitting a vector into the components, into its components। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने का प्रोसेस, ब्रैकेट में ऑफ विच दिस वेक्टर इज मेड अप ऑफ, of which this vector is made up of। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के प्रोसेस को, स्प्लिट करने के प्रोसेस को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर ए है, हम ये मान सकते हैं कि वो इससे और इससे मिलके बना। ये अगर ये ए है और ये बी है और ये ए है, तो हाँ मैं ये मान ही सकता हूँ कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए इन दोनों से मिलके बना है, तो ये ए और बी ए के कंपोनेंट है। तो अगर हमारे पास पहले वेक्टर ए है और उससे हम उसके कंपोनेंट्स ऑब्टेन करना चाहते हैं ए और बी, तो उस प्रोसेस को स्प्लिटिंग कहते हैं। जैसे हम देख रहे थे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी, मान लीजिए ऐसा, ये बी है और ये सी है और ये ए है, तो मैं कह सकता हूँ कि बी और सी ए के कंपोनेंट्स है, बी और सी ए के कंपोनेंट्स। अगर ए से आप बी और सी ऑब्टेन कर रहे हो तो वो कहलाता है रिजोल्यूशन। अगर बी और सी से ए ऑब्टेन कर रहे हो तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं रिजल्टेंट। अगर कंपोनेंट्स पता है और कंपोनेंट से वेक्टर को फाइंड आउट किया जा रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर को, तो वो रिजल्टेंट है। जैसे लिख दीजिए, आप ये लिख सकते हैं कि रिजोल्यूशन इज अ प्रोसेस, resolution is a process opposite to that of finding resultant। Resolution is a process opposite to that of finding resultant। B और C को ऐड करें तो A मिलता है, तो B और C का रिजल्टेंट A है। अब A से अगर आप B और C अलग अलग ऑब्टेन कर पाए, आप A के टर्म्स में B बता पाए कितना है और A के टर्म्स में C बता पाए कितना है, तो उस प्रोसेस को splitting of a vector into its components, that process is called resolution। वेक्टर से कंपोनेंट्स प्राप्त कर रहे हैं तो वो रेजोल्यूशन है, और कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, उससे कंप्लीट वेक्टर ऑब्टेन कर रहे हैं, बी और सी से ए ऑब्टेन कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग रिजल्ट। ओके, मैं एक्चुअली ए के कंपोनेंट्स किन्हीं भी दो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में फाइंड आउट कर सकता हूँ। ए को ये भी माना जा सकता है, मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये मान लीजिए ई है। और इस समय आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। तो ये सारे बी और सी और डी और ई सब ए के कंपोनेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि इन सब का रिजल्टेंट ए है, इन सब से मिल के ए बना है, बी और सी और डी और ई से मिल के ए बना है, इसलिए हम ए को रिजल्टेंट कहते हैं और इन सबको ए का रिजल्ट कंपोनेंट कहते हैं। ये ए के बच्चे हैं, इन सब से मिलके ए बना, तो ए से उसके बच्चे प्राप्त करने का प्रोसेस जो है उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। आइडियली हम
इस समय सिंप्लीफाइड सिचुएशंस ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑब्टेन करते हैं। अब ये हेडिंग दे दीजिए, फाइंडिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। Finding rectangular components of a vector. ये एक y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और इनमें आपस में एंगल 90 डिग्री है ना। अब अगर यहाँ एक वेक्टर है a, तो मैं उसे a और b में ऐसे थ्रो सकता हूँ और इनमें आपस में एंगल 90 डिग्री। अब इन कंपोनेंट्स में जब एंगल 90 डिग्री होता है तो इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ऐसे कह दीजिए, an angle between two vectors, when angle between the two components is 90 degree, when angle between the two components is 90 degree, these are called rectangular components. A और B को rectangular components कहते हैं। ये वाले जो components है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये सब rectangular components नहीं। या इवन ये जो है, ये और ये A के B और C है भी, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसलिए अब बात मानते हैं, हम ये मानते हैं कि भाई जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ओपन कर रहे हैं तो हम एक वेक्टर को, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलावा ओपन करते हैं, उस वेक्टर और इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ये जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसे वाई एक्सिस माना जा सकता है, इसको यहाँ लाया जा सकता है। अगर ये भी है तो ये भी है। तो टिपिकली हम एक वेक्टर को अगर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ही हम अब रिजॉल्व करने की बात करेंगे। बाकी तो रैंडम बातें हैं और अनलिमिटेड हैं। हम अपने डिस्कशन को फिलहाल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ही रिजॉल्व किया करेंगे। तो बस लिख दीजिए कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज ऑब्टेन्ड, one of the rectangular component is obtained along x-axis. One of the rectangular component is obtained along x-axis, and the other is obtained along y-axis. One component is obtained along x-axis, and the other is obtained along y-axis. ये x-axis है और ये वाला component y-axis है। हाँ, जैसा ये है वैसा ये है और जैसा ये है वैसा ये है, क्योंकि वो आप ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ भी यहाँ दोनों साथ साथ आप लगा ही सकते हैं। तो अभी हमने देखा था ए और बी को मिला के कैपिटल ए कैसे ऑब्टेन करना है, ये रिजल्टेंट था। अब हम उल्टा कर रहे हैं कि कैपिटल ए से एक्स कंपोनेंट कैसे ऑब्टेन करना है और कैपिटल ए वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट कैसे ऑब्टेन करना है। ये जो ए है, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, and B is y component of vector। ये हमको A दिया है, A से हमको x कंपोनेंट ऑब्टेन करना है और y कंपोनेंट ऑब्टेन करना है। रेजोल्यूशन के नाम पे हमें केवल फिलहाल अभी तो यही करना है। हद से हद ये हो सकता है कि अगर एक वेक्टर 3D वेक्टर है, स्पेस में है ऐसा 3D वेक्टर, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है और ये वेक्टर है 3D, ये वेक्टर है 3D, तो आप उसका x कंपोनेंट भी ऑब्टेन कर सकते हैं, आप उसका y कंपोनेंट भी ऑब्टेन कर सकते हैं और उसका z कंपोनेंट भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। लिख दीजिए, डैश करके लिख दीजिए एक लाइन कि अ वेक्टर कैन आल्सो बी रिजॉल्व्ड, अ वेक्टर कैन आल्सो बी रिजॉल्व्ड in 3 rectangular components. Three rectangular components, one along x-axis, one along x-axis, one along y-axis, and one along z-axis. जो x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है और जो z डायरेक्शन है ना,
अब हम इनको एक मैथमेटिकल सिंबल दे रहे हैं। हम बार बार नहीं बोलना चाहते कि आपका वेक्टर जो है इसकी वैल्यू आई है 2x एक्सेस के अलावा, हम उसको अब मैथमेटाइज करना चाह रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही आसान, बड़ा ही प्यारा डिस्कशन है। हेडिंग दे दीजिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हम समझ तो चुके ही हैं कि इट हैज मैग्नीट्यूड 1। इट हैज मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 and points in a particular direction. And points in a particular direction. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 और उसकी एक डेफिनेट बस डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, ब्रैकेट में दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। ये वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में आप अगर ये ऐसा लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन वही ए की है, इसको बोलेंगे ए कैप। इसका मैग्नीट्यूड है 1 और इसमें वेक्टर के डायरेक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। So this is called a unit vector in the direction of A vector. इसका मैग्नीट्यूड है 1 पर इसमें डायरेक्शन की पूरी जानकारी है। एक 2 स्टार लगा के एक पॉइंट लिख दीजिए। A unit vector has no magnitude. Sorry, a unit vector has no unit and no dimension. A unit vector has no magnitude and no dimension. It is used to specify a direction only. डायरेक्शन बताने का काम मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर करता है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ओनली। भाई एक वेक्टर को हमने कहा था ऐसे लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन, तो ये हो एक वेक्टर को इसे लिखा जाता है, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। अब अगर यूनिट वेक्टर को आपको लिखना है तो ये दिस अपॉन दिस आएगा। अब अगर ऊपर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ कट गया, तो इसकी कोई यूनिट नहीं बची, कोई डायमेंशन नहीं बचा और मैग्नीट्यूड भी बचा 1। ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, थोड़ा सा फर्क है और समझेंगे। इसकी वैल्यू है 1, इसकी ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, तो यूनिट और डायमेंशन कुछ नहीं बचे। जो यूनिट वेक्टर है ना, इट इज अ ब्यूटीफुल मेथड, इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। डायरेक्शन को मैथमेटाइज करने का ये तरीका है। ऐसा लिख दीजिए, अगली हेडिंग दे दीजिए यूनिट वेक्टर्स along x, y and z directions। ये हेडिंग हो गई, यूनिट वेक्टर्स along x, y and z directions। बस x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को बोला जाता है i कैप, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को बोला जाता है j कैप। और अगर ये z डायरेक्शन में, कभी-कभी z यहाँ बना देते हैं, उधर इमेजिन नहीं कर पाते, तो z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को कहा जाता है k कैप। ये लाइन बिल्कुल 5 स्टार दे दीजिए आप। यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन इज कॉल्ड i कैप, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन इज कॉल्ड j कैप, एंड यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन इज कॉल्ड k कैप। सर x में l है या i है? i है, x में i है, i j k। x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है i कैप। अब क्वेश्चन लिख दीजिए, a person moves 2 meter in x direction। A person moves 2 meter in x direction। Express the displacement vectorially। Express the displacement vectorially। इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टोरियली बताएं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है फिर हो गया 2i कैप, ये डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन आ गई, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन, यूनिट भी आप बाद में देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन। आप डायरेक्शन को बोल के बताने का झंझट खत्म हो गया। अब पूरा का पूरा वेक्टर चैप्टर शायद हम पढ़ने का हमारा तरीका ही बदल जाए। आई जे के के बाद में, आई जे के इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू अस।
बहुत ही शानदार बात है। एक्स डायरेक्शन में अगर आप 2 कदम चलते हो तो हम एक्स डायरेक्शन बोलने के बजाय बोलते हैं आप 2 आई कैप गए हो। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में गए हो, बस। अगला क्वेश्चन लिख दीजिए, अगला लिख दीजिए, अ पर्सन मूव्स 2 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, a person moves 2 meter in x direction and then 3 meter in y direction. A person moves 2 meter in x direction and then 3 meter in y direction. Express displacement vectorially. अब जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो तुम 2 कदम यहाँ गए और 3 कदम यहाँ गए, x डायरेक्शन के लिए i लिखना है और y के लिए j लिखना है, बस। अब चीजें बहुत ही ज्यादा मैथमेटाइज हो जाएंगी एंड दे विल बिकम रियली डैम सिंपल। अब वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन और रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, वो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना है, वो सब सवाल सॉल्व करने के तरीके ही हमारे बदल जाए। अब हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बातें करने के बजाय आई जे के पदों में बातें करें, और आई और जे और के को आप जितना ज्यादा अपना दोस्त बना लो उतना ज्यादा ये चैप्टर आपको मजा आएगा, पसंद आएगा। अगर 2 मीटर यहाँ गए तो 2 आई कैप, और फिर वाई डायरेक्शन में आप 3 कदम गए तो 3 जे कैप। इसीलिए अब ऐसा लिख दीजिए, अब इसको बात करने का अंदाज बदल देते हैं। देखिए, a vector, a 3D vector a 3D vector A has components. A 3D vector has components ax, ay and az. एक 3D वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स हैं ax, ay and az respectively along। एक 3D वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स हैं ax, ay and az respectively along x, y and z directions, respectively along x, y and z directions. To express this vector mathematically, इस वेक्टर को मैथमेटिकली बताइए कि ये x डायरेक्शन में इससे मिलकर बना है, ये y डायरेक्शन में इससे मिलकर बना है, और z डायरेक्शन में ये z डायरेक्शन में इसकी वैल्यू az। एक 3D वेक्टर को लिखने का ये तरीका है। अगर एक 2D वेक्टर होता तो 2D वेक्टर को लिखने का ये तरीका होता। वेक्टर बी के 2 कंपोनेंट है, एक x एक्सिस पे लॉन्ग, एक y एक्सिस पे लॉन्ग। 2D मतलब 2 डायरेक्शंस, 2 डायमेंशंस। x डायरेक्शन में इसका ये कंपोनेंट है और y डायरेक्शन में इसका ये कंपोनेंट। इसके 3 कंपोनेंट है। 3D वेक्टर में i j के तीनों होंगे और 2D वेक्टर में बस 2 डायरेक्शन होंगे या 2 डायमेंशंस होंगे। एक्स डायरेक्शन में जब जितना भी आप चलें उसके साथ में आई कैप चिपका दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये एक्स डायरेक्शन में करें। अगर 3 मीटर आप वाई डायरेक्शन में जाते हैं तो आप वाई के साथ 3 के साथ जे कैप चिपका दीजिएगा, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप वाई डायरेक्शन में गए। इतना सा काम किया बस। एक्स डायरेक्शन में यूनिट कदम चलने को हम आई कैप कहते हैं, वाई डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने को हम जे कैप कहते हैं, और जेड डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने को हम के कैप कहते हैं। उसमें केवल डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन आती है आई जे की। ओके, अब असली हम बात पे आ सकते हैं। ये मान लीजिए, अब आप हेडिंग दे दीजिए रेजोल्यूशन ऑफ अ 2D वेक्टर, resolution of a 2D vector in x and y components, resolution of a 2D vector in x and y components. Excuse me, sir. बोलिए Sir, 2D vectors, we cannot take such z direction.
हाँ वो ले सकते हैं, नॉर्मली एक्स और वाई लेते हैं, बात ठीक है आपकी। वाई जेड इज ऑल्सो 2D वेक्टर, एक्स जेड इज ऑल्सो 2D वेक्टर। ओके सर। 2D वेक्टर में नॉर्मली हम एक्स और वाई ही लेते हैं, वो सवाल आपको स्पेसिफाई कर देगा। अब मान लीजिए ये वेक्टर है ए और ये एंगल थीटा उसने स्पेसिफाई किया हुआ है, हमको वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में। अलग से लिख दीजिए, थीटा इज द एंगल विच द वेक्टर ए मेक्स विद एक्स एक्सिस। थीटा हमेशा ध्यान देना चाहिए कि थीटा एंगल कहाँ से बन रहा है। थीटा इज द एंगल which the vector A makes with x axis. अब बस आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ से आप इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये है ax और ये है ay। वेक्टर A से, वेक्टर A के हेड से आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये जो डिस्टेंस कहलाएगा ये कहलाएगा ax और यहाँ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये कहलाएगा ay। अगर ये ay है तो ये भी ay है, क्योंकि वेक्टर को आप स्वयं के पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये ay वेक्टर a को मैं जानता ही हूँ, ये ax I कैप प्लस ay j कैप की तरह लिख सकता हूँ मैं। वेक्टर a को हमने लिख दिया, इधर इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट की वैल्यू है ax, ये डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट की वैल्यू है ay। ax this vector plus this vector is equal to this vector, triangle law of addition of vectors है, this vector plus this vector is equal to this vector। ये हमारे पास था, a is given, vector a is given, theta is given, but if this find ax and ay, अगर a से हम ax और ay निकाल पाए तो इसको वेक्टर्स का रिजोल्यूशन कहा जाता है। अगर हम वेक्टर a से ax और ay निकालना हमारा इस समय एम, और बड़े से बड़े सवाल फिजिक्स में सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम मांगते हैं। खासतौर से अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो तो आप पहले ही उछलने लगो, कूदने लगो अपनी सीट पर, बॉस कुछ भी करके कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ही लगेगा। एट दिस स्टेज व्हाट डू यू नो? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो जरा भी एडवांस डिस्कशन जाएगा तो आपको कहीं तो भी दिमाग यही सोचना चाहिए बैठ के कि यार मैं इसको, जो कुछ भी मेरी बातें चल रही हैं, मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट करूं। उसके बाद तो मेरे पास चाल खुल जाएगी। अगर कहीं ज्योमेट्री वगैरह की बातें चल रही हैं तो आपका यही प्रयास होना चाहिए कि मैं अपने डिस्कशन को एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूप कैसे दे दूं। आफ्टर दैट आपको दिमाग में आ जाएगा कि अब क्या करना है। अगर आप कहीं भी न समझ पा रहे हो तो आंखें बंद कर लो और पाइथागोरस भगवान को याद करो, रास्ता खुल जाएगा। देखिए अब ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में मुझे ax अगर निकालना है तो मुझे ट्रायंगल का बेस निकालना है। आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो लिख दीजिए हाउ टू फाइंड ax, ये हेडिंग कर दीजिए हाउ टू फाइंड ax in terms of a, how to find ax in terms of a, और वहां लिख दीजिए कि ax is the base of the triangle, ax is the base of the triangle and a is the hypotenuse of the triangle। ax ट्रायंगल का बेस है और a ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। So we have to relate base to hypotenuse। हमें बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन चाहिए। अब अगर मैं बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन चाहिए तो सोचना पड़ेगा कि cos थीटा लें कि sin थीटा कि tan थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूज में तो शायद हम cos थीटा लेते हैं। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा ax/a। अगर आपको ट्रायंगल का बेस चाहिए हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में तो cos थीटा को लिखिए, इससे ax हो जाएगा
x हो जाएगा a cos थीटा, x हो जाएगा a cos थीटा। बस यही चाहिए था, इसी को समरी में मैं 5 स्टार दे दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शुरू में टफ लगने वाला चीज है रेजोल्यूशन। समरी में ही बात करेंगे। अब आप हेडिंग दे दीजिए, हाउ टू फाइंड ए वाई, हाउ टू फाइंड ए वाई इन टर्म्स ऑफ ए। ए के टर्म्स में ए वाई कैसे फाइंड करना है, तो यार आगे लिख दीजिए ए वाई इज परपेंडिकुलर, ए वाई इज अ साइड ऑपोजिट टू थीटा, ए वाई थीटा के ऑपोजिट साइड है, इसलिए ए वाई परपेंडिकुलर, ए वाई परपेंडिकुलर। So we have to relate perpendicular and hypotenuse. We have to relate perpendicular and hypotenuse. So we'll make use of sin theta. Sin theta होता है perpendicular और hypotenuse. Theta के सामने perpendicular खड़ा होता है ay upon a, और इससे ay की वैल्यू आ जाएगी a sin theta. बस ay आ जाएगा a sin theta, और इसको भी आप ay कह सकते हैं, इसको भी आप ay कह सकते हैं, ये भी ax है और ये भी ax है। एक वेक्टर के पैरेलल जो है वो तो वेक्टर वही का वही है, अगर ये ax है तो ये भी ax है, और ये ay है तो ये भी ay है। मेरी समरी ये है, समरी ये है कि ax is equal to a cos theta and ay is equal to a sin theta। इसके हम 5 का लेना चाहते हैं। ये अगर आपको याद हो गया, बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। ये x जो है वो a का cos थीटा है और ये y जो है वो a का sin थीटा है। मैं कहता हूँ कि थीटा के सामने ना, सामने आता है sin, सामने sin, और एक कोने में cos, थीटा के सामने, सामने इज इक्वल टू sin, और ये कोने में cos। ये वाला जो आएगा ये हाइपोटेन्यूज का साइन होगा, और ये जो होगा कोने में ये कॉस होगा। इसी की तरह से आप याद करें, हर बार ये ट्रिग्नोमेट्री आपको लगाने की आवश्यकता ना पड़े, साइन थीटा कॉस थीटा, डायरेक्ट आदत डालें, डायरेक्ट आदत डालें कि जहां से थीटा बन रहा है, ऐसा हिंदी में लिख दीजिए कि जिस साइड से एंगल थीटा बन रहा है, जिस साइड से एंगल थीटा बन रहा है वहां कॉस कंपोनेंट आएगा, जिस साइड से एंगल थीटा बन रहा है वहां कॉस कंपोनेंट आएगा, और दूसरी साइड वाई कंपोनेंट आएगा। जिस साइड से एंगल थीटा बन रहा है वहां कॉस कंपोनेंट आएगा, और दूसरी साइड वाई कंपोनेंट आएगा। इसको अच्छे से याद रखिए। मैं कहने को ये भी कह सकता हूँ कि ए के 2 बच्चे हैं, ये और ये मिलके ए बना रहा है ना, ए और ए मिलके, ये और ये मिलके ए बना रहा है, ए के 2 बच्चे हैं। एक ये सामने जो रहता है नजरों के सामने, ये नजरें हैं, ये आई जैसे थीटा आई है, ये नजरों के जो सामने है वो सुंदर बच्चा है, कोने में जो पड़ा हुआ है वो काला बच्चा है, सामने सुंदर और कोने में काला, सामने साइन, सुंदर फॉर साइन। ये के 2 कंपोनेंट हैं, थीटा के सामने जो आता है वो ए का साइन कंपोनेंट आता है, और थीटा के साइड में जो आता है, कोने में जो आता है, सॉरी साइड नहीं बोलेंगे, कोने में जो आता है वो कॉस कंपोनेंट। ये बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए सॉलिड। इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर्स। एक क्वेश्चन लिख दीजिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। ये बिल्कुल, ये एक क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आपको रेजोल्यूशन में कभी प्रॉब्लम आएगी
बात सिर्फ ए cos थीटा ए sin थीटा की ही नहीं है, बात उनकी प्रॉपर डायरेक्शन की भी हम साथ में सीख रहे हैं। ये एक बात अगर आपने सीख ली जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वेक्टर का चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जितना भी मैथमेटिकल पार्ट है ना फिजिक्स का, वही एक्चुअली आपके काम की चीजें है। फिजिक्स के मैथमेटिकल वाले पार्ट को आप अब शुरू में आपको इसका सामना करना पड़ेगा, बट देन यही डिफरेंस बनाएगा। इसका जो मैथमेटिकल टच है उसी वजह से फिजिक्स हाईली स्कोरिंग बन जाता है। और अगर आप डरते रहे तो फिर डरते ही रहोगे। फिजिक्स में थियोरी के सहारे कुछ भी नहीं होने वाला, काम केवल मैथमेटिक्स आएगी। तो इसका एक बार सामना कर ही लीजिए अभी शुरू में। भाई ये एक क्वेश्चन है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मैं बस जानबूझ के थीटा इसको लिख देता हूँ। अब मैं कहता हूँ आप वेक्टर ए को इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि ये अगर डायरेक्शन प्लस आई कैप है तो ये माइनस आई कैप है, और ये डायरेक्शन का प्लस जे कैप है तो ये माइनस जे कैप है। ये हमेशा सवाल की शुरुआत में आपको लिख ही लेना चाहिए। प्लस आई प्लस जे, प्लस आई माइनस आई और प्लस जे माइनस जे, ये सवाल में पहले लिख लेना चाहिए। अब देखो ए का यहाँ जो कंपोनेंट आएगा ना वेक्टर ए का, इधर जो कंपोनेंट आएगा, पहले मैं यहाँ वाला ही कंपोनेंट लेता हूँ, यहाँ नहीं लेता। इधर कोने में कॉस आएगा और साइड में साइन आएगा, इधर कोने में कॉस आएगा साइड में साइन आएगा। तो वेक्टर ए को हम लिखेंगे ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे। ये इसका एक्स एक्सिस के अराउंड कंपोनेंट आएगा साइन, ये आ रहा है कोना, जहां से थीटा बनता है वहां कॉस। ज्यादा काम की शायद यही परिभाषा है कि जहां से थीटा बनता है वहां कोने में कॉस। और आपने आई cos थीटा नहीं लिखा। हाँ cos थीटा नहीं लिखा, सॉरी। ए sin थीटा आई कैप और ए cos थीटा जे कैप, करेक्ट। ये cos थीटा जे कैप ये आएगा वैसा। पहले मैं x एक्सिस वाली बात लिखूंगा, ये रूल बना लो। पहले हम आई वाली बात लिखेंगे फिर जे वाली बात लिखेंगे, ये रूल बना लो। अब अगर इतना आप अगर करने लग गए तो समझ लो मजा आ गया। वेक्टर्स के चैप्टर से स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, क्योंकि नई बातें हैं, ये नया डिस्कशन है। इनर्शिया तो आता ही है किसी भी नई चीज को सीखने में, बट दिस इज रियल फन, दिस इज रियल फन, रियल फन। हाँ एक बार में हो सकता है ना आए, 2 3 4 5 6 7 8 10 बार लगेगा, और क्या होगा, आएगा जरूर, ये पक्की बात है। अगला क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा, आप जानते हैं ये प्लस आई कैप है, आप जानते हैं ये माइनस आई कैप है, ये प्लस जे कैप है और ये माइनस जे कैप है। आपको वेक्टर बी को लिखना है, मेरे ख्याल से हो जाएगा बी cos थीटा माइनस आई कैप। इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। रिजल्टेंट बीच में होता है, एक बच्चा इधर होता है एक बच्चा इधर होता है, रिजल्टेंट बीच में होता है। ये बाजू आ जाएगा cos थीटा और इधर इधर कोने में cos था और साइड में साइन आएगा, और फिर इसकी डायरेक्शन भी बता देंगे ये जे है। तो आप इसे माइनस बी cos थीटा आई कैप प्लस बी sin थीटा जे कैप ऐसा लिख सकते हैं। इधर कोने में cos और साइड में साइन। cos थीटा और sin थीटा वाला वापस बता देंगे। भाई जिस डायरेक्शन से एंगल थीटा बन रहा होता है उस डायरेक्शन में cos आता है, और जहां से कुछ नहीं बन रहा होता है, ये इधर इधर कोने में सब कचरा आ रहा है, cos आ रहा है। और ये तो सुंदर है, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है हमने, तो जगह सुंदर है तो इधर साइन आएगा। यहाँ कूड़ा का कुछ कूड़ा लिख दिया है, कुछ तो गंदा गंदा लिख दिया, इधर cos आ रहा है। जहाँ जगह खाली है जहाँ सुंदरता है वहां साइन आएगा। ओके cos सर। जिस डायरेक्शन से तुम्हें एंगल थीटा दिया होता है वहां cos आता है, और जहां एंगल नहीं दिया होता है वहां साइन आता है। cos और साइन तो तुम सीख जाओगे, प्रॉब्लम शुरू में थोड़े देर तक आएगी, प्लस प्लस जे और माइनस जे और प्लस आई और माइनस आई। अगला क्वेश्चन हम ये लिखते हैं कि वेक्टर सी का मान लीजिए ये थीटा, ये प्लस आई ये माइनस आई, ये प्लस जे और ये माइनस जे है। वेक्टर सी का एक कंपोनेंट यहाँ आ रहा है, पहले तो मैं यहाँ वाला कंपोनेंट लूंगा, सी का आ रहा है सी cos थीटा और ये डायरेक्शन है माइनस आई कैप, और इधर सॉरी गलत हो गया, इधर cos आएगा, इधर cos आएगा। सी साइन थीटा इधर कुछ नहीं, सुंदर जगह है, ये खाली जगह है, सुंदर जगह है। सी साइन थीटा माइनस आई कैप और सी cos थीटा, सी
cos थीटा माइनस ये सी के कॉम्पोनेंट्स है। प्रॉपरली आपने उनकी डायरेक्शन की भी आपको इंफॉर्मेशन दे दी, कॉम्पोनेंट्स की भी, तो क्यों बढ़िया वेक्टर फॉर्म में कर लिखी जाएगी। अगर आप सीख गए तो वेक्टर के न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। और है ना, हमको ये वाला माइनस हम बाहर ला ही सकते हैं, माइनस सी साइन थीटा आई है माइनस सी कॉस थीटा जे है, ऐसा तो फिर आप कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आएगा कॉस और इधर आएगा साइन। मेरे ख्याल से तो पहले कॉस वाला टर्म ही लिख लेना चाहिए, जहां से थीटा दिया हो ना। हाँ, शायद यही रूल बना लेंगे कि हम पहले कॉस वाला टर्म लिखेंगे, वो फिर कभी भी गलत नहीं होगा। एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि भाई ये वेक्टर डी है और ये मान लीजिए एंगल थीटा है, और ये प्लस आई है, ये माइनस आई है, ये प्लस जे है और ये माइनस जे है। और अब मैंने रूल बना लिया है कि पहले मैं अपने आंसर में कॉस वाला टर्म लिखा दूंगा, तो मैं वेक्टर डी को ऐसा बोलूंगा, इसका एक बच्चा ये बाजू है, एक बच्चा वो बाजू है, इधर कोने में यहाँ से कचरा कॉस वाला आ गया, जो कि डी का कॉस थीटा माइनस आई कैप, और इधर होगा डी का साइन थीटा प्लस सॉरी सर ये क्या तो यहाँ sin तो थीटा जे होना है है। ना। हाँ सॉरी, ये हो गया माइनस डी कॉस थीटा जे कैप, और ये हो गया डी साइन थीटा प्लस आई कैप। थोड़ा सा भी अगर कंसंट्रेशन यहाँ होता ना, हल्का सा भी, तो सब पूरा मेहनत बेकार हो जाती है। असली चीज यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ इज फॉर अ वेरी हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। या तो नहीं पढ़ रहे हैं, पर जब पढ़ रहे हैं तो भयंकर कंसंट्रेशन, फिर ये गड़बड़ ना हो जो मैंने अभी की आपके सामने। हल्की सी दिमाग में प्लानिंग चल रही थी जिसके बाद मैं क्या कराने वाला हूँ, बस उससे इधर का फ्लो टूट गया। आगे की कुछ भी प्लानिंग आपके दिमाग में न चले जब आप पढ़ रहे हो, तो आप बच पाएंगे। नाउ दिस इज समथिंग सो ब्यूटीफुल, 1 2 4 5 बार में जाके या आप सीख पाओगे, शायद उससे भी ज्यादा होने में कॉल और फिर उसकी रात। जी बोलिए। सर हम पहले साइन थीटा भी लिख सकते हैं ना। हाँ, वो आपकी मर्जी है, जिसमें आपको जो पसंद आता है। यस। आपको पहले सुंदर बच्चे को देखना है तो आप पहले साइन लिख लीजिए, हो बस जिस मेथड में आप कंफर्टेबल हो उस मेथड को आप फॉलो करें। बस मैं अब आपको ये और लिखवा देता हूँ, लिख दीजिए। कंपोनेंट्स हमने ऑब्टेन कर लिए ना, तो अब हेडिंग दे दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ अ 2D वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ 2D वेक्टर। अब जैसे यही है भाई, ये वेक्टर ए है, ये ax और ay से मिलके बना है। मैं वेक्टर ए को ax i कैप प्लस ay j कैप भी कहता हूँ, तो मैं वेक्टर ए को a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप भी कहता हूँ। अब अगर ये मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं समझता हूँ कि भाई वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ये दो बार लगा दी तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और किसी डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। बस 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है। वो मैं अगर मैं इससे भी करता, ये cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर, तो भी इससे ये a आना था ना, ये हो जाता a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो सॉल्व करने पे a ही आना था। क्या सीधे बस इसी पे ध्यान दिया जाए भाई, अगर ये x है और ये y है, तो 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकलेगा। इसे थर्ड लाइन से समझा दीजिए। मैं शायद सभी रख कर दूं भाई, अगर एक पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ लगाऊंगा, अगर ax और ay से a बन रहा है, तो a का मैग्नीट्यूड कितना है इसी से तो निकलेगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। I have to find out hypotenuse in terms of these two sides of the right angle triangle. तो बस सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं कराना था, ये सब मैंने बेकार ही लिखा है। इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्टली ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, और इसी तरह आप लिख दीजिए डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ अ 3D वेक्टर,
मैग्नीट्यूड ऑफ अ 3D वेक्टर। इसको एनसीईआरटी ने फिगर 4.9D में एक पूरा डिटेल में समझाया तो है, और उसकी कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्टली ये लिख दीजिए कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर दी है तो वो bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो आएगा अंडर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। ये मैं इसके डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यूबॉइड डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड जैसे आप निकालते थे वैसे ही कुछ करना। डायगोनल का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता था ना। 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, फिर इनका रिजल्टेंट और थर्ड वेक्टर ये भी राइट एंगल्स पर है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, और ये जो आया और ये थर्ड वेक्टर ये भी तो राइट एंगल्स पे हैं। तो इनमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अगर आपको डेरिवेशन करना है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ट्वाइस। पर हमको डेरिवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको डेरिवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो मेनली 2D वेक्टर से ही मतलब है। 3D वेक्टर को मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। ये x और ये y का रिजल्टेंट यहाँ आएगा। ये x और ये y है और ये z है। तो x, y और ये z, x और y का रिजल्टेंट यहाँ आया। x और y का रिजल्टेंट z के परपेंडिकुलर है। बस फिर तो आप सीधे लिख दीजिए, फिर से हेडिंग दे दीजिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z। ये पॉइंट P है और ये O है। OP पोजीशन वेक्टर है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y, z है तो हम OP को ऐसे लिखते हैं R से। और आप जानते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिखा जाएगा। 3D वेक्टर है। अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो आपको उसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखते हैं। और अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड चाहिए या वेक्टर OP की लेंथ चाहिए, खाली सिर्फ लेंथ चाहिए, डायरेक्शन के बारे में नहीं चाहिए। अगर i j k भी आंसर में आ रहे हैं तो आपको डायरेक्शन की भी जानकारी दी जा रही है। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, इसका सिर्फ इसकी लेंथ चाहिए, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। Because it has no I, j, k। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें I, j, k का कोई टर्म नहीं होता। क्योंकि उसमें I, j, k का कोई टर्म नहीं होता। देखिए जिस किसी भी एक्सप्रेशन में I, j और k चिपके हुए हैं वो एक वेक्टर है, और इसमें I, j और k नहीं चिपके हुए हैं तो ये स्केलर है। ऐसा लिखिए, if any expression has terms of I, j, k, if any expression has terms of I, j, k, मतलब ये भी है पर I है, ये भी है पर j है, और ये भी है पर k है। अगर I, j, k है only then it is a vector। I, j, k हो तो ही वेक्टर है। अदरवाइज अगर if an expression has no I, j, k in it, अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई I, j, k नहीं है, अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई I, j, k नहीं है, then it has only a magnitude। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है। It has no information of direction। बस फिर से लिख दीजिए,
in mathematically information of direction is given using IJK. मैथमेटिकली डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन IJK से दी जाती है, ठीक है। I और J और K में सिर्फ डायरेक्शन होती है। So it is a unit vector IJK has only information of direction. यूनिट वेक्टर हो चाहे I हो चाहे J हो चाहे K हो या कोई भी और यूनिट वेक्टर हो, has information of direction only. It has magnitude 1, तो magnitude 1 है, and no unit and no dimension. इसमें कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होता, और केवल डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन होती है। डायरेक्शन के अलावा यूनिट वेक्टर में कुछ नहीं होता। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए वेक्टर I है 3i + 4j, ये मान लीजिए वेक्टर A, ये फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। ये क्या निकालना है, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। और बस ठीक है, चलिए अच्छा। अब जो A वेक्टर होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो जो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड आपको, अच्छा यूनिट वेक्टर निकालना है ना, यूनिट वेक्टर निकालना है तो पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ये पूरा वेक्टर है, ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा और ये स्केलर फॉर्म में रहेगा। तो वेक्टर A है ना, वो पूरा मैं यहाँ लिख देता हूँ 3i + 4j। वेक्टर A में ये सब I और J आएंगे, तभी तो ये वेक्टर है। और 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऐसा निकलता है 3 * 4 तो 3i + 4j, और ये हो जाएगा 9 + 16 का रूट 25, ये हो गया 5। तो यूनिट वेक्टर A में 3/5 i क्या + 4/5 j क्या, ये आंसर है। यूनिट वेक्टर निकालने का ये तरीका है। यूनिट वेक्टर अगर आप निकाल रहे हैं तो आपके आंसर में I और J तो होने चाहिए। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है, पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये पूरा वेक्टर है, यानी इसमें IJ आएंगे, और ये स्केलर है तो इसमें IJ नहीं आएंगे। और 2D वेक्टर का पाइथागोरस थ्योरम से मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है। भाई इस वेक्टर का ये मतलब है, यहाँ 3 जाओ और यहाँ 4 जाओ, तो ये पूरा तुम्हें वेक्टर A मिलेगा। X एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट्स जाओ, Y एक्सिस के अलॉन्ग 4 यूनिट्स जाओ, तो तुम्हें वेक्टर A मिलेगा। So why we are dividing by 5? वेक्टर A का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो Yes, अगर sir. मुझे A कैप निकालना है तो मैं इसको नीचे ले आऊंगा, वेक्टर A अपॉन दिस, वेक्टर A अपॉन दिस, और वेक्टर A है पूरा, ये पूरा, और ये खाली उसका मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड तो मुझे इस ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से मिल ही जाएगा कि 3 और 4 का मैग्नीट्यूड तो 5 आता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। इसमें से अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको मैं नीचे ले ही जाऊंगा। बस ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करिए आप। इनसे एक सवाल कर लेते हैं कि भाई वेक्टर चलो जल्दी है, 3i + 4j + 12k है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल, इसका यूनिट वेक्टर निकाल। तो सॉल्यूशन में तो ये बोलेगा पूरे वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो पूरा वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। पूरा वेक्टर तो वही है 3i + 4j + 12k। अब अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 3² + 4² + 12²। तो 3i + 4j + 12k अपॉन ये हो जाएगा 9 + 16 + 144। ये दोनों मिला के हो गए 160, 169। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। 3i + 4j + 12k अपॉन 13। तो यूनिट वेक्टर B का आंसर है
3 by 13 I cap plus 4 by 13 j cap plus 12 by 13 k. ये आंसर सर वेक्टर का मतलब हाँ जी पी कैप है, हम उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। किसको सर जो आपने लिखा है ना बी कैप इक्वल टू, उसे बी हाँ कैप ये बी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये पूरा बी था और ये बी कैप जो है वो यूनिट वेक्टर बी, इसका नाम है वेक्टर बी और इसका नाम है यूनिट वेक्टर बी। यस। हाँ और ये सर वेक्टर ये बताता है ना, है, सर ये मैग्नीट्यूड बताता है ना। ये इसकी मैग्नीट्यूड तो आप सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा, ये Yes, मैग्नीट्यूड नहीं बताता, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। सर, yes. अगर आप ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर निकालोगे ना तो इसका आंसर 1 आएगा। आप लिख दीजिए इसी सवाल का पार्ट बी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप। बी कैप है 3 by 13 I कैप प्लस 4 by 13 J कैप प्लस 12 by 13 K कैप। अगर आपको बी कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आंसर आएगा 3 by 13 का होल स्क्वायर प्लस 4 by 13 का होल स्क्वायर प्लस 12 by 13 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन हम गंवा देना चाहते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं, तो आप ये देख लीजिए, ये नीचे आएगा 13 का स्क्वायर और ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, या जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 144 अपॉन 169, तो ये आ जाएगा 169 अपॉन 169। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यूनिट ही आना चाहिए ना, इसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जब आप बोले तो यूनिट को फील करें, इसका नाम है यूनिट वेक्टर, इसमें सिर्फ यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड है यूनिट, कभी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट थी इसकी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन थी, इसमें यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, कोई सा भी यूनिट वेक्टर हो। 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं यही करूंगा ना, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। Alright, that is all for now. Thank you. Thank you, sir.